हेलो दोस्तों, जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। इस वाले वीडियो में मैं आपको इटली के शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की इंडिया से जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो समझाने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस में लगेंगे आप जानेंगे, और आपको पूरी क्लैरिटी लाना इस वीडियो का पर्पस है, जिससे कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मैंने हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं जिन्हें आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में देख सकते हो, तो अगर आपको मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। मैं इस टाइम जिस खूबसूरत सिटी में घूम रहा हूँ इसका नाम है कोर्डोबा, जो कि स्पेन के साउथ में एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घरों वाला टाउन है। वापस आते हैं इटली के वीज़ा पे। देखिए, इटली हो या कोई दूसरा शेंगेन कंट्री, वीज़ा का पहला रूल ये है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा दिन आपके बैठ रहे हों उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आप इटली में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये देख लेना कि जो आप ट्रैवल प्लान दिखाने वाले हो उसमें सबसे ज़्यादा दिन इटली के हिस्से में आ रहे हों। उसके बाद ही आप इटली में वीज़ा अप्लाई करना। और इटली में वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब है वो डेट और वो टाइम फिक्स कर देना, फाइनल कर देना बुक करके, कि इस डेट को हम इस टाइम पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। अब यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, इटली में ज्यूरिसडिक्शन इशू है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है आप यूं ही किसी भी सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते। इटली में अपॉइंटमेंट इंडिया में कम ही रहते हैं अवेलेबल। तो कई बार आदमी को लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में अवेलेबल नहीं है अपॉइंटमेंट, तो कोलकाता में कर देता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। ज्यूरिसडिक्शन इशू ये है कि आप जिस ज्यूरिसडिक्शन में पिछले 6 महीने से रह रहे हो, आपको उस ज्यूरिसडिक्शन के ही किसी वीएफएस सेंटर में वीज़ा की अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होगी। ठीक है। तो इटली ने अलग अलग जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनको अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में बांट रखा है। जो नॉर्थ इंडिया की अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये हैं दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन में। तो आप दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन के ही सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक करोगे। जैसे कि दिल्ली या चंडीगढ़ में ले सकते हो अपॉइंटमेंट, या जालंधर में या जयपुर में मिल रहा है तो वहाँ भी ले सकते हो। फिर जो ये ईस्टर्न इंडिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग स्टेट्स, या वेस्ट बंगाल, या फिर ये बिहार, झारखंड, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अगर आप पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहे हो तो आप फिर इस वाली ज्यूरिसडिक्शन में हो, आप कोलकाता में अप्लाई करोगे। अगर आप वेस्ट इंडिया में हो, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, तो आप फॉल करते हो मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में। फिर आपको मुंबई या इस ज्यूरिसडिक्शन के बाकी जो सेंटर हैं उनमें अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। और अगर आप बेंगलोर मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु और इधर उस साइड के अलग अलग स्टेट्स में पिछले 6 महीने से आप रह रहे हो किसी भी स्टेट में, तो आप फॉल करते हो बेंगलोर ज्यूरिसडिक्शन में। फिर आप बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह के जो सेंटर्स हैं इनमें बुक करोगे। अब तुक्के से मत करना। वीएफएस इटली की वेबसाइट पे जाके उन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी स्टेट्स हैं, मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी हैं, कोलकाता में कौन सी हैं और बेंगलोर ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी हैं। और आपके पासपोर्ट पे कौन सा एड्रेस लिखा है इससे मतलब नहीं है। आपने ये देखना है कि पिछले 6 महीने से आप कहाँ रह रहे हो, वो लेटेस्ट एड्रेस माना जाएगा और उसका प्रूफ होना चाहिए। पासपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि पासपोर्ट तो 10 साल के लिए बनता है ना। 10 साल में तो आदमी कई जगह बदल सकता है रहने की। तो 6 महीने से जहाँ रह रहे हो वहाँ से देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप वीएफएस इटली की वेबसाइट पे जाके करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में अपॉइंटमेंट बुक करिए। और क्योंकि इटली के अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिलते, इसलिए आप कई महीने पहले ये काम अपॉइंटमेंट लेने का शुरू कर देना, वरना बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद आप अपने मन में एक ट्रैवल प्लान सोचिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें इसी के आसपास घूमेंगी। आप ये देखो कि आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में क्या दिखाना है कि आप कौन कौन से सिटीज़ और कंट्रीज़ घूमने जा रहे हो। आपने अगर इटली का अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली ले लिया है तो आप चाहो तो सिर्फ इटली रख सकते हो, या इटली के साथ एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन है फ्रांस स्विट्ज़रलैंड का, मतलब फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे ज़्यादा दिन लेकिन इटली में होने चाहिए। सेंटर की बात यह है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एंट्री कहाँ से की और एग्ज़िट कौन से कंट्री किया, सबसे ज़्यादा दिन इटली में आने चाहिए।
थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। इटली की अच्छी जगह कौन सी है? देखो, जो जगह रखो उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जगह है जिसमें जहाँ कोई जाता ही नहीं है दुनिया का आदमी, इंडिया के चाहे जाते हों या ना जाते हों, टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो। जिन जगहों पे घूमने जाओ, ज़िगज़ैग नहीं दिखाना, प्लान लॉजिकल और करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए। किसी भी सिटी में ना तो बहुत ज़्यादा दिन हो और ना ही बहुत कम। देखने में लगना चाहिए कि हाँ, ये आदमी वाकई में घूमने के लिए जा रहा है। देखो कितने अच्छे पौधे, है ना। इस तरह की सफ़ेद दीवारों पर अलग इनका रंग खिल के आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब इटली में कौन सी जगहें जो दिखाई जा सकती हैं? रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, लेक कोमो, चिंक्वे टेरे, अमाल्फी कोस्ट। इसके अलावा पुलिया के बहुत सारे टाउन्स हैं, लोकोरोटोंडो, पोलियानो अमारे, ओस्चुनी, या बेसिलिकाटा रीजन का मटेरा, या विएस्ते, पेस्किची, या सिसिली में पलेर्मो, सिराक्यूज, चेफलू, है ना। इस तरह बहुत सारी, माउंट एटना, बहुत सारी जगह हैं। वेनिस से डे ट्रिप में आप वेरोना दिखा सकते हो। फिर फ्लोरेंस से डे ट्रिप में सैन जिमिनियानो दिखा सकते हो। टस्कनी के और बहुत सारे सुंदर टाउन्स हैं, जैसे कि सिएना और ये वोल्टेरा, असीसी भी दिखा सकते हो। तो इन सारी जगहों को आप दिखाएं। फिर ये सब दिखाने के बाद, प्लान सोचने के बाद या एक पेपर पे रफ में लिखने के बाद, आप अब फ़्लाइट, ये पहले तो होटल बुक कराइए। उनका पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने booking.com या अगोड़ा या ऐसी किसी भी वेबसाइट या ऐप से बिना पेमेंट वाली कंफर्म बुकिंग लगाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए, कवरिंग ऑल ट्रैवल डेट्स, मिनिमम $50,000 पर पर्सन होना चाहिए और सारी ट्रैवल डेट्स उसमें कवर हो रही हों। एक आध दिन एक्स्ट्रा ही हो, कम ना हो। पेड फ़्लाइट लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो डमी फ़्लाइट करा लो, जिसका वीज़ा आना है उसका डमी पे ही आ जाएगा। यहाँ देखो, फ़्लाइट का थोड़ा बता दूँ। जो कोलकाता का सेंटर है ना, VFS का, इटली के लिए ख़ास तौर पे, वो सब कुछ पेड मांगता है। पेड फ़्लाइट जाने आने की। मान लो कोई कोलकाता में अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो दिल्ली से उसकी फ़्लाइट उसने कराई है, तो उसे कोलकाता से दिल्ली जाना और दिल्ली से कोलकाता वापस आने तक की पेड फ़्लाइट करानी पड़ेगी। पेड होटल, यहाँ तक कि एक सिटी से अगले सिटी तक सारा इंटरनल ट्रांसफ़र भी पेड मांगते हैं। तो कोलकाता का इतना टॉक्सिक सेंटर है। तो अगर आप कोलकाता जुरिसडिक्शन में हैं, तो मेरी तो सलाह यही है कि कोलकाता कि आप इटली में मत ही करो, है ना। मेरी लेटेस्ट नॉलेज तक तो ये होता था, आगे चल के इस चीज़ को बदल दें तो पता नहीं। बाकी इटली, दिल्ली कूल है, उसमें ये सब कुछ पेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी जितने कंट्रीज़ के और भी जितने सेंटर्स हैं, उनमें मैंने इटली का कराया है इंटरनल ट्रांसफ़र्स। और बाकी जितने भी होटल फ़्लाइट वगैरह हैं, इनके पेड लगाने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट महसूस हुई नहीं है। इसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने ऑफिस वाले सारे डॉक्यूमेंट लेने शुरू कर दीजिए। जॉब वालों के लिए सबसे पहले तो जॉब से NOC लेना ज़रूरी है। आप कंपनी में बात कर लेना, आपको जितनी भी आपकी ट्रैवल डेट्स हैं, वो सारी डेट्स की ट्रैवल की लीव अप्रूव करानी होगी, मैंशनिंग दी कंट्रीज़ दैट यू आर ट्रैवलिंग, और उस पर प्रॉपर नो ऑब्जेक्शन जैसा कुछ लिखा हो या लीव अप्रूव्ड लिखा हो। और फिर उसको आप कंपनी के ओरिजिनल लेटर हेड पर प्रिंट करा के स्टैंप और साइन ले लेना HR की या कंपनी की। अगर कंपनी ऑटो जनरेटेड फॉर्म में देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्म में ले लेना। पर ट्रैवल डेट्स, कंट्री के नाम और लीव अप्रूव्ड या नो ऑब्जेक्शन जैसा ज़रूर कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा देना, और जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको लेटर मिला होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना है, ठीक है। GST भी चलेगा, MSME या ये गुमस्ता, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, कोई सा भी एक रजिस्ट्रेशन या एक से ज़्यादा अगर करा रखें तो वो आप लगा दीजिए। देखो कितनी सुंदर दीवारें हैं, गमले टंगे हुए हैं, बहुत ही अद्भुत भाई। अच्छी जगह है कोर्डोबा, स्पेन आओ तो यहाँ भी आना। इसके बाद चाहे आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको लास्ट के 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट लगाना है। बारकोड वाला जो पेज होता है वो 3 साल का लगता है इटली के लिए, और लास्ट के 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। जो जॉब वाले हैं उनको तो सेविंग और सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट लगानी है लास्ट के 6 महीने की, जबकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको सेविंग और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है। सेविंग अकाउंट में दोनों ही, चाहे जॉब वाले हों सेल्फ एम्प्लॉयड हों, कम से कम 4 लाख रुपए पर पर्सन आप ज़रूर दिखाइएगा, कम से कम।
सैलरी अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस दिखाने से ऐसा कोई फ़ायदा ज़रूरी नहीं है। सैलरी अकाउंट बस ये दिखाने के लिए है कि आप जो आपकी सैलरी है वो रेगुलर आपके अकाउंट में आ रही है। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का ये दिखाना, जो उनका करंट अकाउंट है उसमें भी ज़्यादा बैलेंस दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। वो भी बस ये दिखाने के लिए है कि जी मेरे बिज़नेस की पेमेंट रेगुलर आ रही हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपने लिखना है कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी को देख के वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है, अपना मन बनाता है कि वीज़ा देना या नहीं इस एप्लीकेंट को। कवर लेटर में आपको सारी जानकारी देनी है, अपनी जॉब की डिटेल, पर्सनल डिटेल, सोशल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल और ट्रैवल डिटेल। आप इसमें अपने पासपोर्ट के नंबर और ये सब बताते हुए बताएं कि मैं इससे इस डेट तक इन सिटीज़ में घूमने जा रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। फिर आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितना आपका अकाउंट बैलेंस है, सैलरी कितनी है, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी। इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बताएं कि कौन सा बिज़नेस है, क्या नाम है उसका, इस बिज़नेस में क्या होता है, कब से आप ये बिज़नेस रन कर रहे हो और आपकी लगभग कितनी अर्निंग हो जाती है, इस तरह से, और कौन सा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपने लगाया है। अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी दें। फिर आप मैरिड हैं तो बताएं कि मैरिड हो कि अनमैरिड हो, बच्चे हैं या नहीं हैं, और जो भी सारी सोशल और इकोनॉमिक टाइज, ऐसी सारी वजह जिनसे आपको जिनसे आप वापस लौटने की आपकी उम्मीद लगे, ऐसी सारी वजहों को आप लिखें, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली लिखना। डायरेक्टली इस तरह ठीक नहीं लगता कि मैं आ जाऊँगा, देखो मैं आ जाऊँगा, ऐसे नहीं। इनडायरेक्टली लिखने की कोशिश करना जिससे मैसेज जाए कि हाँ भाई इस आदमी की जड़ें मजबूत हैं। इसके बाद आप ट्रैवल आइटनरी लिखें, बहुत ही डिटेल्ड। बहुत लोग कवर लेटर में ही ट्रैवल आइटनरी का एक टेबल जोड़ देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवल आइटनरी सेपरेटली लगाएं और उसमें अपनी सारी फ़्लाइट की डिटेल, सारे होटल की डिटेल्स, प्लेसेस टू विज़िट, सिटी की डिटेल, हर सिटी में कौन से प्लेसेस आप देखने वाले हो, ये सारा सब कुछ आप बताएं। तो ट्रैवल आइटनरी अलग से लगेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने डाउनलोड करना है। अभी तक फ़िलहाल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट हो रहा है। तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, कोलकाता का अलग। तो जहाँ का जो है उसे आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसे या तो लैपटॉप पे टाइप करके भर सकते हैं या पेन से भी भरा जा सकता है। लैपटॉप पे भर लो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप इसके बाद अगर मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाना, बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगा दो। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अब चाहे स्कूल के या कॉलेज के, तो अपने स्कूल या कॉलेज से जो एनओसी है छुट्टियों का वो ले लेना। अगर आपके साथ जो जा रहे हैं आप उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हो तो उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिख देना, और उसके साथ साथ अपनी जो भी पैसों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आईटीआर, वो उनकी फ़ाइल में लगाना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करा लेना, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस, और वो फ़ोटो लेटेस्ट हो और उसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट कर देना। ये लगभग यही सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर कोई छूट गया हो तो वो देखने के लिए वीएफएस की चेकलिस्ट डाउनलोड कर लेना, अपनी वाली जुरिस्डिक्शन की, इटली की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के, इन्हें भर के, इन पर साइन करके, और पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी करा के अलॉन्ग विद ओरिजिनल पासपोर्ट आपको अपने वीएफएस के अपॉइंटमेंट वाले दिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आने हैं। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। उम्मीद है कि पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। हज़ारों शेंगेन वीज़ा करा चुका हूँ सक्सेसफुल। यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में आपको सारे वीज़ा दिख जाएंगे जो मैंने कराए हैं। मुझसे डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो कॉल कर लेना मुझे। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।